Good morning, students. Today we will study about Upper Paleolithic Age. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पैलोलिथिक एज, जिसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। और हम लोगों ने पढ़ा था कि पैलोलिथिक एज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज एंड अपर पैलोलिथिक एज। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लोअर और मिडिल पैलोलिथिक एज के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अपर पैलोलिथिक एज। दिस पीरियड कंसाइडेड विद द फाइनल फेज ऑफ द आइस एज। ये जो पीरियड है ना अपर पैलोलिथिक एज, ये आइस एज की फाइनल फेज है। द क्लाइमेट हैड नॉट येट बिकम वार्म। अभी भी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म नहीं हुई थी, ठीक है, अभी भी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म नहीं हुई थी। द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ दिस पीरियड आर ब्लेड्स एंड ब्यूरिल्स। इस पीरियड की जो मेन टूल्स थी, ठीक है, वो ब्लेड्स और ब्यूरिल्स थी। मतलब ज़्यादातर ये टूल्स, इन टूल्स का यूज़ जो है इस एज में होता था। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, दिस टूल्स हैव बीन फाउंड इन द छोटानागपुर प्लेट्यू इन झारखंड। अपर पैलोलिथिक एज के जो टूल्स हैं वो झारखंड में छोटानागपुर प्लेट्यू में या फिर मध्य प्रदेश के भोपाल से मिले हैं, पाए गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैलोलिथिक कल्चर की। Our ideas about the lifestyle of the Paleolithic men are based mainly on archaeological evidence. स्टूडेंट्स, पैलोलिथिक मैन के बारे में, जो पैलोलिथिक मैन के लाइफ स्टाइल के बारे में जो भी हमारे पास आइडिया है, जो भी हम लोग जानते हैं, वो मेनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर बेस्ड है। मतलब जो खुदाई से प्राप्त जो चीज़ें हैं, है ना, उन्हीं से हम लोग पैलोलिथिक मैन के लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं। दिस इंक्लूड्स स्केलेटल रिमेन्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स। इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में स्केलेटल्स मौजूद हैं, मैन और एनिमल्स के स्केलेटल्स। थिंग्स मेड बाय प्राइमेटिव मैन, कुछ चीज़ें हैं जो कि प्राइमेटिव मैन के द्वारा बनाई गई थी, वो मिले हैं। हिज पेंटिंग्स ऑन रॉक्स एंड केव वॉल्स, और पैलोलिथिक मैन के द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स हैं जो कि केव वॉल्स या फिर रॉक्स पे बनाए गए। सम ऑफ आवर व्यूज अबाउट द लाइफ ऑफ प्राइमेटिव मैन कैन बी कन्फर्म्ड बाय ऑब्जर्विंग द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ टोडास इन नीलगिरी हिल्स एंड ओंगेस एंड जरावास इन द अंडमान आइलैंड्स। प्राइमेटिव मैन के लाइफ के बारे में कुछ आइडियाज़ हमें कहाँ से मिला है? तो नीलगिरी हिल्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, या फिर अंडमान आइलैंड्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ आइडियाज़ हमें प्राइमेटिव मैन के बारे में, उनके लाइफ के बारे में मिला है। एक फैक्ट है यहाँ पे, द सेंटिनलीज ट्राइब ऑफ अंडमान मैनेज टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द किलर वेव्स of tsunami in 2004 because they used their own ancient method of detecting the fury of the sea. अंडमान निकोबार में, में जो सेंटिनलीज ट्राइब हैं, वे अपने आप को सेफ रख सके सुनामी से। 2004 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी से वो अपने आप को बचा पाए। और बचाने का तरीका क्या था, मतलब कैसे बचा पाए, तो उन्होंने काफ़ी एंशियंट मेथड यूज़ किया, ठीक है, जो प्राइमेटिव पीपल यूज़ किया करते थे। कौन सा मेथड? डिटेक्टिंग द फ्यूरी इन द सी। समुद्र में जो फ्यूरी आती है ना, उसको डिटेक्ट करके वो अपने आप को वो जान लेते थे कि भाई सुनामी आने वाली है, और इसी टेक्निक का, इसी मेथड का यूज करके वे लोग अपने आप को बचा सके। द सेंटिनलीज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स इन अंडमान। दे आर द वर्ल्ड ओनली पैलोलिथिक पीपल सर्वाइविंग टुडे। ये दुनिया के इकलौते, सिर्फ यही एक पैलोलिथिक पीपल हैं जो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, दैट हैव रिमेन्ड अलो फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। दे हैव नो कॉन्टैक्ट विथ एनी अदर ग्रुप और कम्युनिटी। उनका किसी भी कम्युनिटी या किसी भी ग्रुप से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ये अभी भी बिल्कुल अलग रहते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से इनका कोई भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं है। दे आर सेड टू बी एन ऑफशूट ऑफ ओंग एंड जरावाज ट्राइब्स। द सेंटिनलीज आर वेरी हॉस्टाइल एंड नेवर लीव देयर आइलैंड। वे बहुत ही हॉस्टाइल होते हैं और वे कभी भी अपने आइलैंड को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। द मोस्ट पार्ट ऑफ देयर कल्चर रिमेन्स हिडन इन मिस्ट्री। इसलिए उनका जो कल्चर है वो आज भी मिस्ट्री बना हुआ है, एक रहस्य बना हुआ है। उनके बारे में लोगों को बहुत कुछ पता अभी भी नहीं है। Lifestyle and habitation. Paleolithic man was ignorant of agriculture.
पैलियोलिथिक मैन जो थे वो एग्रीकल्चर से बिल्कुल इग्नोरेंट थे, उनको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ही लेड अ सेवेज लाइफ, वो एक सेवेज लाइफ यानी कि घुमंतु जीवन बिताते थे, नोमेडिक लाइफ बिताते थे, इधर उधर घूमते रहते थे भोजन की तलाश में, क्योंकि उन्हें खेती करना आता नहीं था। यूजिंग स्टोन वीपन्स फॉर हंटिंग एनिमल्स, वो सेवेज लाइफ स्पेंड करते थे, स्टोन वीपन्स का यूज़ करते थे और एनिमल्स को का शिकार करते थे। ही गैदर्ड एडिबल प्लांट्स रूट्स फॉर फूड, वे जंगल से जो एडिबल प्लांट्स होते थे या रूट्स होते थे वो अपने फूड के लिए गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट, एडवर्स क्लाइमेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कवर्ड हिज बॉडी विथ लीव्स, वे अपने बॉडी को लीफ से या फिर बार्क्स ऑफ ट्रीज और द स्किन ऑफ एनिमल्स ही हैड हंटेड। तो एडवर्स क्लाइमेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने बॉडी को कवर करते थे लीव्स से और बार्क ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की छाल से और स्किन ऑफ एनिमल्स या फिर जानवरों के चमड़े से। द पीपल ऑफ दिस एज सफर्ड फ्रॉम वन ग्रेट लिमिटेशन, इस एज के लोगों के पास एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। सिंस दे हैड टू डिपेंड ऑन स्टोन्स फॉर टूल्स एंड वीपन्स, क्योंकि उन्हें अपने टूल्स और वीपन्स के लिए स्टोन पे डिपेंड होना पड़ता था। दे हैड टू सेटल डाउन नियर हिली एरियाज, इसलिए उन्हें हमेशा हिली एरियाज के पास ही सेटल होना होता था। वो हिली एरियाज़ के पास ही रहते थे क्योंकि उनका जो लाइफ था वो बहुत ज़्यादा डिपेंड था स्टोन पे, ठीक है। तो हिली एरियाज में सेटल होने से फ़ायदा ये होता था कि उन्हें स्टोन जो है वहाँ पे काफ़ी जो है अवेलेबल होती थी। दे प्रेफर टू सेटल डाउन इन द हिली रिवर वैलीज। इन इंडिया cheap stones made of a hard rock called quartzite have been discovered in various places. Hence, the Paleolithic men in India were also known as quartzite men. तो कई जगह पर जो है क्वार्ट्जाइट एक रॉक होता है ना, वो मिला, वहाँ पे हार्ड रॉक होता है, तो कई जगह पर वो पाए गए हैं, इसलिए पैलियोलिथिक मेन को इंडिया में क्वार्ट्जाइट मेन भी कहा जाता था। नेक्स्ट है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। This hunter-gatherer men of old stone age moved from one place to another in search of food and shelter. तो ये जो पैलियोलिथिक मैन के जो एज, पैलियोलिथिक मैन जो थे वो हंटर गैदरर थे, हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके, तो वो हंटर गैदरर थे। तो हंटर थे इसलिए क्योंकि वो शिकार करते थे, और गैदरर इसलिए क्योंकि वो फूड को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे, ठीक है। उन्हें अभी तक एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पता नहीं था। तो जो पैलियोलिथिक मेन थे यानी ओल्ड स्टोन एज के जो हंटर गैदरर मेन थे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते थे, मूव करते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, फूड और शेल्टर की तलाश में। व्हेन ही एट अप ऑल द सीजनल एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स ही वुड मूव एल्सवेयर टिल द ट्रीज वेयर लेडन विथ फ्रूट इन द फॉलोइंग सीजन। जब वो किसी सीजनल एडिबल प्लांट के सारे फ्रूट्स को खा के ख़त्म कर देते थे, मान लिया कि किसी जगह पर कोई प्लांट या कोई ट्री अगर मिल गया जिसमें बहुत सारे फल लदे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपना ठिकाना बना लेते थे। 10 दिन में 20 दिन में जब वहाँ के सारे फल ख़त्म हो जाते थे, ठीक है, तो वहाँ से फिर कहीं और चले जाते थे, किसी और जगह अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे। एनिमल्स ऑल्सो मूव टू डिफरेंट प्लेसेस, एनिमल्स भी अलग अलग प्लेस पे घूमते रहते, मतलब एनिमल्स का और ह्यूमन का लाइफ में कुछ खास डिफरेंस नहीं था, ठीक है। सो ही वुड गो टू अनदर हैबिटेट चेजिंग द एनिमल्स, तो एनिमल्स भी मूव करते रहते थे, इसलिए उन्हें कुछ अलग अनदर हैबिटेट में जाना पड़ता था एनिमल्स के पीछे पीछे, क्योंकि अगर फ्रूट्स नहीं है तो फिर एनिमल्स का वो शिकार करके अपना पेट भरेंगे। When the nearest source of water dried up, अगर कहीं वाटर का सोर्स सूख जाता था, मान लिया कि किसी जगह पर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया और वहाँ वाटर सोर्स ख़त्म हो गया, ठीक है, तो वैसी स्थिति में भी पैलियोलिथिक मैन को मूव करना पड़ता था इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि भोजन के लिए, शिकार करने के लिए जानवर होने चाहिए, पीने के लिए पानी होने चाहिए, तो किसी एक जगह पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल कभी होती भी थी, कभी नहीं भी होती थी, तो हमेशा उनको इन चीज़ों की खोज जो है करनी पड़ती थी। लिविंग इन ग्रुप्स, पैलियोलिथिक मैन रियलाइज द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन ग्रुप्स, पैलियोलिथिक मैन को ये पता था कि ग्रुप में रहने का क्या फ़ायदा है। इट इनेबल्स हिम टू हंट लार्ज एनिमल्स, ग्रुप में रहने से फ़ायदा ये होता था कि वो बड़े बड़े एनिमल्स को भी, लार्ज एनिमल्स का भी शिकार कर पाते थे, ठीक है।
एंड शेयर द फूड विच इज एनी केस वाजंट इनफ एंड गॉट स्पॉट इजली। और वो फिर जब बहुत बड़े जानवर का शिकार करते थे ना, तो वो फूड को आपस में शेयर कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि वो एक आदमी के लिए काफ़ी इनफ भी होता था, और अगर वो शेयर नहीं करता है ना, तो वो सारा का सारा स्पॉइल्ड भी हो जाता है ना। तो इसलिए ये लोग ग्रुप में रहते थे, ग्रुप में रहने से ये फ़ायदा था। He did not understand natural phenomena like thunder of lightning and was afraid of them। उन्हें ये पता नहीं था जो लाइटनिंग होती है ना, थंडर जो होता है, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये लोग क्या होते थे, उन चीज़ों से डरते थे। जो नेचुरल फेनोमेना होती है ना, थंडर, लाइटनिंग, इन चीज़ों से वो क्या करते थे, डरते थे। ही ऑल्सो फियर्ड फेरोशियस एनिमल लाइक टाइगर्स, लॉयंस, पैंथर्स एक्सेट्रा। वो जो भयानक जानवर होते हैं ना, टाइगर्स, लॉयंस, पैंथर, इन जानवरों से भी वो काफ़ी डरते थे। लिविंग इन ग्रुप्स प्रोवाइडेड हिम सिक्योरिटी अगेंस्ट नेचुरल डेंजर्स। तो ग्रुप में रहने से जो है वो अपने आप को सिक्योर फील करते थे। दिस ग्रुप्स वे आर नॉट वेरी लार्ज। ये जो ग्रुप होते थे ना पैलियोलिथिक मैन के, ये बहुत बड़े नहीं होते थे। द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सपोर्टेड ईच अदर एंड देयर कलेक्टिव एफर्ट्स केप्ट देम टुगेदर। ये जो किसी ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, और वे उनका जो कलेक्टिव इफोर्ट होता था वो इनको साथ रखता था। कलेक्टिव इफोर्ट का मतलब जो भोजन जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वे लोग जो मेहनत करते थे, तो इसके वजह से सबको भोजन मिल जाता था। जैसे किसी ग्रुप में कोई बहुत एक्टिव मेंबर भी होता था, और कोई ऐसा मेंबर भी होता था जो कमज़ोर होता था, तो वैसी स्थिति में जो है, जो कमज़ोर मेंबर हैं तो उनको भी भोजन मिल जाता था। तो ग्रुप में रहने से ये सब फ़ायदा, ये सब लाभ जो है होते थे। एन आउटसाइडर वाज नॉट ईजली एक्सेप्टेड इन द ग्रुप। किसी ग्रुप में आउटसाइडर को ईजली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। हाउएवर विद इन द ग्रुप देयर वाज नो फैमिलीज। ये जो ग्रुप होते थे ये फैमिली नहीं होते थे, ये फैमिली मेम्बर्स नहीं होते थे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फैमिली मेम्बर्स होंगे, ठीक है। एवरी वन वाज इक्वल एंड शेयर्ड वर्क। सब कोई बराबर था, और काम को वे लोग क्या करते थे, शेयर कर लेते थे। काम को, जो काम, जो भी वर्क होते थे वो सब में बढ़ जाता था। तो कितनी, मतलब कितना अच्छा उन लोग का सोसाइटी था। हम लोग आज के टाइम में भी उनसे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, कि मिलजुल कर काम करने की जो टेंडेंसी थी उन लोगों में, ये काफ़ी अच्छी थी। द पैलियोलिथिक मैन्स लाइफ वाज फुल ऑफ डेंजर्स। पैलियोलिथिक मैन का जो लाइफ था वो काफ़ी डेंजर से भरा हुआ था। हिज लाइफ स्पैन वाज नो मोर देन 20 to 25 ईयर्स। उनका जो लाइफ स्पैन था वो 20 से 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं था, ठीक है। कस्टम्स एंड बिलीफ्स, नॉट मच इज़ नोन अबाउट द कस्टम्स एंड बिलीफ ऑफ दोज टाइम। उस समय के जो लोग थे, यानी पैलियोलिथिक मैन के कस्टम और बिलीफ के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। देयर इज़ नॉट मच डेटा अवेलेबल विच कुड पॉइंट टू देयर रिलीजियस बिलीफ। कोई भी ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है ना, बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है जो उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में कुछ पॉइंट आउट कर सके। सिंस दे फियर द फ्यूरी ऑफ नेचर, चूँकि वो प्रकृति की घटनाओं से काफ़ी डरते थे। परहैप्स दे वर्शिप्ड देम, शायद वे उनकी पूजा भी करते थे, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चंस अवेट फर्दर डिस्कवरीज। लेकिन ये शायद है, मतलब कंफर्म नहीं है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर के लिए हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। फर्दर डिस्कवरीज तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जो रिसर्च होंगे, एक्सकेवेशंस होंगे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि इन सवालों के जवाब जो है आगे की डिस्कवरीज या फिर रिसर्च के द्वारा हमें मिल जाए, बट अभी तक कोई ऐसा ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं है। आर्ट ऑफ द प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन्स, मेनी रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स वेयर पीपल ऑफ दिस एज रिसाइडेड। बहुत सारे ऐसे रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, ठीक है, केव्स में या फिर रॉक शेल्टर्स में, जहाँ पर इस एज के लोग रिसाइड्स करते थे, रहते थे, ठीक है। दिस पेंटिंग्स एंड इंग्रेविंग्स एक्सिबिट्स एनिमल्स। इन पेंटिंग्स में एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन फिगर्स या हंटिंग सीन्स या ज्योमेट्री डिज़ाइंस बनाए गए हैं। तो पैलियोलिथिक मेन एज के जो मेन थे वो जहाँ रहते थे रॉक शेल्टर्स में या फिर केव्स में, तो वहाँ उन्होंने जो केव वाल्स होते हैं ना, वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई है या फिर इंग्रेविंग्स है उनकी, जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स या ह्यूमन फिगर्स को जो है बनाया गया है, की पेंटिंग्स बनाई गई है।
ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके बाय।